दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं ईओ 2021 एग्जामिनेशन के इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन पॉलिटी हमारे सिलेबस में, उसका नाम इस टाइम पर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो हम देखेंगे कि भाई 2021 के एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आए और हम कैसे क्वेश्चन आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 के एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन में। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारी जो ये गाइड बुक है इसको डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर एक कंपोनेंट का डिकोडेड सिलेबस और सबसे खास बात कि आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यूज एपीएफसी के सिंस 2002 एंड ईओ के सिंस 2017 फ्री में मिलते हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस गाइड बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की। बट यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि भाई एपीएफसी जो एग्जामिनेशन है 2023 वहां पे पॉलिटी अभी 10 क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिली। ईयू एग्जामिनेशन 2023 में भी हमें पॉलिटी अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन ईयू एग्जामिनेशन 2021 का जो था वहां पर आपको पॉलिटी काफी कम देखने को मिली। सिर्फ 4 क्वेश्चन थे जो इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट से पूछे गए थे। एंड दोस्तों ये एक इंडिकेशन है कि भाई यूपीएससी में किसी भी कंपोनेंट का ट्रेंड फिक्स नहीं रहता है। अगर कोई कंपोनेंट अभी इस टाइम पर हल्का आ रहा है तो क्या पता फ्यूचर में वो ज्यादा जो है क्वेश्चन की फॉर्म में आने लग जाए। तो आपको हर एक कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को या चेंजिंग ट्रेंड को डील कर पाओ। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चन को आप मेरे सामने सॉल्व करो ताकि आप लोगों को भी आइडिया लगे कि भाई किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इट्स इलेक्शन एज द स्पीकर। कि भाई कौन सा ऐसा पर्सन था जो कि लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता था उससे डिसोसिएट हो जाता, उससे उसकी मेंबरशिप छोड़ देता। फॉर एग्जांपल जब हम जानते हैं कि भाई पार्लियामेंट में जो लोकसभा में जब कोई स्पीकर बनता है हाउस का, तो जनरली वो एक रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है। तब जब वो स्पीकर बनता है तो वो रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप को बरकरार रखते हुए स्पीकर पोस्ट पे अपना काम करता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, हार्डली एक ही पर्सन ऐसा हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस जिसने स्पीकर पोस्ट पे सिलेक्ट होने के बाद अपनी रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी। अब वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पर्सन कौन था। अब दोस्तों स्पीकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक इम्पार्शियल पोस्ट है, तो वहां पे अगर कोई पर्सन रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है तो उसकी फेयरनेस और जो है इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे वो पर्सन अभी तक सिर्फ एक ही थे जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी बने हैं, वो है नीलम संजीवा रेड्डी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नीलम संजीवा रेड्डी वॉज दी ओनली पर्सन जिन्होंने आजादी के बाद स्पीकर पोस्ट पे इलेक्ट होने के बाद अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसे वो बिलोंग करते थे उसकी मेंबरशिप से जो है डिसएसोसिएशन कर ली थी, उसको छोड़ दिया था और फिर उन्होंने स्पीकर पोस्ट को संभाला था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप लोगों के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो पहला क्वेश्चन भी फैक्चुअल था, सेकंड क्वेश्चन भी फैक्चुअल आ गया। तो यहाँ पे जिस बच्चे को पूरी चीजें रटी हुई हैं, जिसको पूरा 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस का ज्ञान है, वही बच्चा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है इनमें से कौन सी लैंग्वेज उस शेड्यूल में मेंशन नहीं करी गई है। 8th शेड्यूल किससे डील करता है, जो लैंग्वेजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई कितनी लैंग्वेजेस ओरिजिनली थी। इस टाइम पर 22 लैंग्वेज हो चुकी हैं। दोस्तों 21st अमेंडमेंट के थ्रू कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, फिर 71st अमेंडमेंट के थ्रू कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, और फाइनली 92nd अमेंडमेंट के थ्रू कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। और दोस्तों जो 92nd अमेंडमेंट थी उसके थ्रू किसको ऐड किया गया, उसके थ्रू डोगरी यानी कि डोंगरी जो लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया, मैथिली लैंग्वेज को ऐड किया गया, संथली लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो ये तीनों ही लैंग्वेजेस पार्ट थी 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल का। तो हमारे आंसर का भी पार्ट बनेंगी, मतलब ये जो है प्रेजेंट है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बहुत ही कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ये जो तीनों है ए सी डी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में ऐड करी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following is the mandate of the committee on estimate। देखो हमारे जो है पार्लियामेंट्री फंक्शंस में कमेटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर आपसे एस्टिमेट कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से क्या मैंडेट होता है एस्टिमेट कमेटी का। एस्टिमेट कमेटी हो गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं और काफी टाइम से सिंस इंडिपेंडेंस हमारे देश में काम कर रही हैं। और इनमें से कुछ कमेटीज तो हमारी प्री इंडिपेंडेंस इरा की भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस्टिमेट कमेटी है जिसको जॉन मथई की रिकमेंडेशन में 1950 में बनाया गया, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई उनका मैंडेट क्या है। पहला ऑप्शन क्या है कि इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimate may be affected। देखिए क्या होता है जब बजट हम प्रेजेंट करते हैं ना, जब रूलिंग पार्टी बजट प्रेजेंट करती है तो वो चीजों का एस्टिमेट दे देगी, भाई इस चीज में इतना खर्चा हो सकता है, इस चीज में इतना जो है खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा।
तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी का क्या मैंडेट है कि भाई वो बताए कि जो आपने खर्चा दिया है क्या हम उसमें बेटर एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं, क्या वहां पर और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या हम और खर्चा बचा सकते हैं, इन एस्टिमेट को डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ए ऑप्शन है ये ही इनका मैंडेट है और दिस इज द राइट आंसर। बट हम बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इट स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं ये काम इनका नहीं होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। It examines report of the Comptroller and Auditor General of India and whether public undertaking are run efficiently. No, ये अगेन इसका काम नहीं है। It examines bills on matters of general public interest, ये भी इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई जो एस्टिमेट कमेटी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी पार्लियामेंट में, सॉरी, ये जो कमेटी है इसके मेंबर कौन से हाउस से बिलोंग करते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं हिंट देना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ एक ही हाउस के मेंबर होता है, दूसरे हाउस का मेंबर इसमें नहीं होता है, ठीक है, दूसरे हाउस के कोई भी मेंबर इसका पार्ट नहीं बनते हैं। तो कौन से हाउस के मेंबर्स इसमें जो है पार्ट करते हैं और कितने मेंबर होते हैं वो भी मुझे आपको बताना है, और वो नंबर पहले क्या था और किस ईयर में वो नंबर इंक्रीज हो गया ये भी मुझे आपको बताना है, ताकि आप लोग अपनी जो नॉलेज है उसका टेस्ट भी कर पाओ इस क्वेश्चन के साथ साथ। अब आते हैं 2021 ईओ एग्जामिनेशन के लास्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट। एनजीटी जो है एक बहुत ही पॉपुलर बॉडी है, आप लोग इसके बारे में अखबार में पढ़ते रहते होंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का इसका मैंडेट है। तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो नहीं वाला पोर्शन है इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नहीं वाला पोर्शन। द एनजीटी वाज सेट अप इन द ईयर 2010, बिल्कुल सही है कि भाई एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू, एनजीटी एक्ट के थ्रू 2010 में, अक्टूबर 2010 में इसकी जो है फॉर्मेशन हुई। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, बिल्कुल सही बात है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यही मैंडेट है। इट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नहीं दोस्तों ये बाउंड नहीं है किसी भी सिविल प्रोसीजर से, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट हैज द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ए, बी और डी स्टेटमेंट हमारी सही है, लेकिन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। और हमसे क्या पूछा था कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो दिस वॉज रिगार्डिंग दी ईओ 2021 इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन। आई होप आपको 4 क्वेश्चन से थोड़ी हिंट मिली होगी कि भाई ईओ का पेपर थोड़ा फैक्चुअल आता है और यहाँ पर थोड़े से फैक्ट आपको याद रहे होंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एस्टिमेट कमेटी वाला क्वेश्चन इजी था, एनजीटी वाला क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े से रट्टा स्पेसिफिक थे, जहां पे अगर किसी बच्चे का रट्टा स्ट्रॉन्ग है तो वही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। बट दोस्तों हमें हिंट यही मिलती है कि भाई इंडियन पॉलिटी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री जैसे जो कंपोनेंट हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें हल्के से टफ देखने को मिलेंगे, जहां पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वाला बच्चा ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करें तो समझिए तो जरूर, लेकिन जो फैक्ट है उनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में उनको अच्छे से प्रेजेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हमने जो है बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल करवा दी है। ये जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे 15,000 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं हर एक कंपोनेंट के, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10 इन नंबर, सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे आप लोगों को, मंथली करंट अफेयर टेस्ट मिलेंगे आपको, वीकली मेंटर टॉक सेशन मिलेगा जहां पे मैं आपसे बात करता हूं, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करता हूं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर हमने फ्लैट 85% डिस्काउंट जो है लगा दिया है। आप लोगों को यूपीएससी 85 कूपन कोड यूज करना है और आप हमारी टेस्ट सीरीज में जो है एनरोल कर सकते हैं कूपन कोड को यूज करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और 10,000 प्लस एमसीक्यूज आपको उस अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा एक जो है एक मौका मिल रहा है पार्ट बनने का। तो अगर आपने इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च कर दिया है। दोस्तों लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में आप 90 क्लासेस की मदद से 200 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक, करंट अफेयर और स्टेट को छोड़ के हर एक कंपोनेंट के प्रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों बैच 2 की जो क्लासेस हैं वो 24 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो दिस वाज रिगार्डिंग दी कोर्सेज, अगर आप में इंटरेस्टेड है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।